नमस्कार, मैं गुलशन कुमार और आप देख रहे हैं आप आयुर्वेद का आप संवाद। तो आप संवाद के आज के सत्र में हमारे साथ हैं उत्तराखंड गौरव सम्मान सहित अनेकों सम्मान से विभूषित पद्मश्री श्री वैद्य बालेंदु प्रकाश सर। तो सर, आप संवाद में आपका स्वागत है। शुक्रिया, धन्यवाद। सर्वप्रथम सर, वर्तमान में भारत में कोरोना वायरस की परिस्थिति पर प्रतिक्रिया चाहूंगा सर। ओके, अभी आप जब अपना प्रोग्राम चला रहे हैं, हाँ सर। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मन की बात पर हैं। हाँ सर। और वो लोगों से जब मन की बात कर रहे हैं तो वो उन्होंने एक संबोधन दिया है। हाँ सर। कि आज सारी दुनिया ने जान लिया है कि हमारा शरीर प्रकृति का हिस्सा है और इसमें जितने रसायन और सिंथेटिक चीजों से हाँ सर, वो आयुर्वेद आने की सलाह दे रहे हैं। हाँ हाँ सर। तो आयुर्वेद एक, परंतु हमें ये भी देखना है कि क्या आयुर्वेद आज अपने प्राकृतिक रूप में है। हाँ सर। क्या हम उस परिवेश में जी रहे हैं। तो आज का जो कोरोना वायरस है, ये कोई नई आपदा नहीं है, ये हम लोगों ने खुद इसको बुलाया है। हम कभी प्रकृति का हिस्सा बन के रहते थे। हाँ सर। और पूरी दुनिया ही इसी तरह रहती थी, चाहे वो रशिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे लंदन हो। तो वहाँ छोटे छोटे गांव होते थे, छोटे छोटे शहर होते थे, वो सेल्फ सस्टेनेबल होते थे। क्योंकि गांधी जी की परिकल्पना थी कि सेल्फ सस्टेनेबल विलेज। परंतु एक वर्ड आया ग्लोबल वर्ड का। ग्लोबल वर्ड आया कि हम सब, दुनिया एक छोटी सी हो जाएगी, हम सबसे मिलेंगे। तो आज हम इतना डिस्टेंस कर रहे हैं, आप और मैं भी हैं तो हम दूर बैठेंगे। हाँ सर। पर ग्लोबल वर्ड जो आई थी, उसमें आए थे कि सब बराबर हो जाएंगे, पूरा विश्व वसुधैव कुटुंबकम की तरह रहेंगे। हाँ सर। पर कुटुंब के लोग जरूरी नहीं कि एक ही छत के नीचे रहें। तो हमने जो वो डिस्टेंसिंग खत्म की, हमने सबको आपस में जोड़ा और उस जोड़ने में हमने अपने खान पान, रहन सहन, उन सबको तिलांजलि दे दी। 24 घंटे खाना, 24 घंटे जगना। क्योंकि जैसे पहले एक कहावत थी कि बंबई नहीं सोता, अब तो कोई भी नहीं सोता। तो आज का जो कोविड-19 है, ये कोरोना का ये छठा वायरस है, जो कि बहुत सदियों से हमारे मानव शरीर के साथ वायरस का एक संबंध रहा है, समवाय संबंध। जैसे फूल में खुशबू होती है, पानी में बहना होता है, हवा में स्पर्श होता है, उसी तरह मानव शरीर के साथ वायरस का संबंध कुछ इसी तरह का है, वो रहेगा ही रहेगा। परंतु ये वायरस कभी हमारी बॉडी के लिए अच्छे भी होते हैं जीवित शरीर में, और मरने के बाद ये दूसरे तरीके से जाते हैं। परंतु जब हमारी अपनी वायरस से लड़ने की शक्ति खत्म हो गई है, क्योंकि हम प्रकृति से दूर हो गए, हम 12 महीने एक जैसा भोजन और दिवा स्वप्न, रात्रि को जागरण, मिथ्या आहार विहार, जो आयुर्वेद में बीमारियों के कारण लिखे हैं, वो सब हुई हैं। और आज जब कोरोना वायरस की जीत नहीं हुई है, ये हमारी उस सोच की हार हुई है जो केवल वायरस के ऊपर थी, जो वैक्सीन के ऊपर थी, और जो हमारी बैक्टीरिया के ऊपर थी। कि हम सोचते थे वैक्सीन और बैक्टीरिया हमको बचा लेंगे। हाँ, ये बचाते रहे एक समय तक, जब हमारा रोग प्रतिरोधक शक्ति भी इसके साथ काम कर रही थी। परंतु अब क्या हुआ, कि हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति इस वायरस के मुकाबले ठीक से काम नहीं कर रही है, परंतु कर रही है। आप देखेंगे कि जितने भी पेशेंट डायग्नोज हो रहे हैं, 80% लोग, खासकर हमारे देश में तो और ज्यादा आंकड़ा है कि लोग अपने आप ठीक हो रहे हैं। वो कैसे ठीक हो रहे हैं? क्योंकि हमारे आयुर्वेद की जो रसोई है, हर घर में जीरा, हर घर में हल्दी, हर घर में गरम मसाला। गरम मसाला क्या है? सौंठ, मिर्च, पीपल, ये सब चिकटू, ये सब हमारे शरीर का हिस्सा है। हमारे जो मसाले हैं, ये हमारी दवाइयां हैं। तो आज के परिवेश में एक चेतावनी हमें कुदरत ने दी है, और कुदरत की चेतावनी को मानव जाति को गंभीरता से लेना होगा। नहीं तो आने वाले समय की जो पीढ़ी है, उसके द्वारा मानव जाति का अस्तित्व भी खत्म हो सकता है। हाँ सर, बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आगे सर, जैसे हम कोरोना वायरस की परिस्थिति को आपने स्पष्ट किया भारत में, तो सर इसमें आयुष मंत्रालय की भूमिका इस युद्ध में कहाँ तक है, ये भूमिका आपसे चाहूंगा। आयुष मंत्रालय की परिस्थिति को बताएं। देखिए, देश का प्रमुख है प्रधानमंत्री जी, और जिस दिन से कोरोना आया है,
हाँ सर। प्रधानमंत्री जी ने पहले संबोधन में, दूसरे संबोधन में, तीसरे संबोधन में और आज मन की बात में लगातार आयुर्वेद की बात की है। तो बिल्कुल आयुष सर। मंत्रालय प्रधानमंत्री जी को बहुत प्यारा है और वो बहुत भरसक प्रयत्न कर रहे हैं कि आयुर्वेद के अंदर जो वर्षों से एक ढुलमुल नीति रही है वो थोड़ा एग्रेसिव होकर काम करें। और आयुष मंत्रालय लगातार एडवाइजरी दे रहे हैं। यहाँ के मंत्री, यहाँ के सचिव और सभी लोग इसमें मिलजुल के काम कर रहे हैं और जनता में आयुर्वेद के प्रति बहुत जागरूकता बढ़ी है। और मैं समझता हूँ कि उनके प्रयासों से कुछ राज्यों में जो कोरोना के जो पॉजिटिव केस हैं उनको नॉर्मल होने में मदद मिली है। तो आयुष मंत्रालय ने अभी एक प्रपोजल भी मांगे हैं और वो समय थोड़ा कम जरूर है, परंतु उन्होंने पहली बार आयुर्वेद के सिद्धांतों को बाजू में रखकर ये कहा है कि आयुर्वेद का इम्यून मॉड्यूलेटर रोग प्रतिरोधक शक्ति को दिया जाए। ये बहुत ही अच्छा एक प्रयास है क्योंकि आयुर्वेद को हम लोगों ने आधुनिक टेक्नोलॉजी से थोड़ा दूर रखा। हम त्रिदोष सिद्धांत में रहे जो लोगों को समझ में नहीं आता। तो आयुर्वेद का और भारत सरकार का, आयुष मंत्रालय का इसमें बहुत ही पॉजिटिव योगदान है और मैं समझता हूँ कि इसके द्वारा पूरी मानवता को और भारत देश को अत्यंत गौरव और मदद मिलेगी। सर, आप भी पिछले कुछ दिनों से अपना वीडियो जारी कर, जैसा कि मैं देखता रहता हूं कि इस महामारी के दौर में क्या खान पान हो, और फिर समय समय पर आयुष मंत्रालय भी लगातार इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए दिशा निर्देश देते रहते हैं। तो सर, आज आप स्पष्ट कर दे, हमारे दर्शकों को बताएं कि कैसे जिए कि इम्यूनिटी बढ़ाया जाए, सामान्य शब्दों में, सिंपल सर। देखिए एक सामान्य भाषा में जब आप बोलेंगे तो मैं एक ही चीज बोलूंगा, ना नौषधि भूतम जगत किंचन। कोई भी दुनिया में ऐसा पदार्थ नहीं है जिसमें औषधि गुण नहीं है। विष भी अमृत के समान है यदि उचित मात्रा उचित काल में लिया जाए। तो जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य एक ऐसा विषय है जिसको कि हम जनरल होके नहीं बात कर सकते। इसीलिए जब भगवान का नाम आता है तो बाकी भगवान तो पत्थर की मूर्ति में या दीवारों में या कहीं पर मिल जाते हैं, परंतु जब स्वास्थ्य के भगवान की बात होती है तो धन्वंतरी की बात होती है और धन्वंतरी के लिए वैद्य, चिकित्सक को भगवान का नाम दिया गया है। तो मैं समझता हूँ कि व्यक्ति विशेषों को अपने जो फैमिली फिजिशियन का जो हमारा कंसेप्ट था, पारिवारिक वैद्य या चिकित्सक, उनकी देख रेख में अपनी आयु के हिसाब से, अपने समय के हिसाब से, अपने पेशे के हिसाब से, उनकी सलाह के हिसाब से अपना खान पान रहन सहन रखना चाहिए। क्योंकि आयुर्वेद के साथ साथ एलोपैथी भी इतनी बुरी नहीं है। आज ऐसा नहीं कि आयुर्वेद ही महान है। हम आज दुनिया में बहुत सारी बीमारियों को इसलिए बचा पाए क्योंकि एलोपैथी ने प्रिवेंटिव मॉडल उनके तैयार किए। तो अब समय है कि एलोपैथी के प्रिवेंटिव मॉडल और आयुर्वेद का रोग प्रतिरोधक शक्ति, इन दोनों को मिलाते हुए हम लोग बात करें। और मैं तो कहता हूँ कि दूध भी अच्छा है, दूध भी बुरा है। बिल्कुल बिल्कुल। पानी भी अच्छा है, पानी भी बुरा है। मैं पानी के बारे में बोलूंगा कि एक श्लोक है, जीर्णे भेषजम वारी। जो पानी है, अगर खाना हजम हो गया है, सुबह के समय ये पानी दवा का काम करता है क्योंकि हमारा खाना हजम हो गया। और भोजने चामृतम वारी, और खाने के बीच में जो हम पानी पीते हैं बूंद बूंद, वो अमृत के समान है। अजीर्णे भेषजम वारी, और अजीर्ण जब हो गया है, जब हमारा खाना हजम नहीं हुआ है, तब पानी हमें उसका दवा का काम करता है। और भोजनांते विषप्रदम, और खाने के बाद पानी पीना विष के समान है। तो मैं कैसे कह दूं कि पानी पीजिए? इनको कब पीना है, कितना पीना है, कैसे पीना है, और ये बात पानी के ऊपर नहीं, ये सभी भोजन के ऊपर है। अब जैसे इस समय ऋतु चल रही है, आज मेरे पास एक मरीज आए, वो अपने खेत से खीरे लेके आए हैं, खरबूजा लेके आए हैं, तरबूज लेके आए हैं। तो ये मौसम अभी क्योंकि बसंत ऋतु का उत्तरार्ध है, तो अगर खीरा खेत में हो रहा है तो खीरा खाने का है, ककड़ी हो रहा है तो ककड़ी खाने का है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि कश्मीर में बैठ के या हिमाचल में बैठ के केरल के नारियल को पीते हैं, और केरल में जाके हम कश्मीर और हिमाचल का सेब खाते हैं। तो ये देश और काल विरुद्ध है। मेरा मैसेज है कि आप लोग जहाँ रहते हैं वहां पर जो चीज सबसे सस्ती हो और सबसे ज्यादा हो जिस मौसम में, उसी को खाइए। पके हुए फल खाइए, ताजी सब्जी खाइए, तो ये ही इम्यूनिटी बढ़ाती है। अब आजकल मेरे देश में, जहां पर मैं उत्तराखंड में रह रहा हूँ, बाहर ओले गिर रहे हैं, हल्की सी ठंडी है, पर बाजार में आम बिक रहा है। आम तमिलनाडु से आ रहा है, आम केरल से आ रहा है, और
300 रुपए किलो है, तो कुछ लोगों के लिए रुपए की कीमत नहीं है। परंतु इस समय में जो आम खाएगा, कैल्शियम कार्बाइड से पका हुआ आम खाएगा, वही आम जो आषाढ़ महीने में और सावन महीने में हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, इस समय में हमारी इम्यूनिटी को घटाएगा। तो इसके लिए सब्जेक्ट बहुत बड़ा है। मैं समझता हूँ कि हर एक के घर में जो फैमिली फिजिशियन है या जो फैमिली वैद्य है, उनकी देखरेख में, उनके ज्ञान के साथ आयुर्वेद का फायदा लेते हुए लोगों को तंदुरुस्त रहने में समय और बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो आपका यह दिशा निर्देश व्याधि क्षमता को बिल्कुल बढ़ाने में मदद करेगा। अंतिम प्रश्न सर, आशा यह है कि महामारी का दौर यह जल्द खत्म हो जाएगा, भगवान से मना रहे हैं हम लोग। लेकिन इसके पश्चात भविष्य में भारत सरकार तथा आयुष मंत्रालय के द्वारा क्या कदम उठाना चाहिए जिससे आम लोगों के बीच आयुर्वेद को लेकर यह जागरूकता बनी रहे और आयुर्वेद के क्षेत्र में रिसर्चेज तथा नए नए हेल्थ सेटअप्स को बढ़ावा मिले? देखिए, आपने जो बोला कि महामारी खत्म हो जाएगी, जब 1900 के शतक में हम लोग टीबी से मरा करते थे, तो टीबी का इलाज निकला, पर आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा मौतें रोज की टीबी से होती है। तो ये महामारी कभी खत्म नहीं होगी, ये महामारी टुकड़ों के बीच में मौजूद रहेगी। अभी तो बैसाख का, जेठ का महीना आने वाला है, ग्रीष्म ऋतु आने वाली है। इस समय इन बीमारियों का प्रकोप कम हो जाता है स्वभावतः, इसका भी कम हो जाएगा। परंतु बरसात के बाद जब डेंगू आता है, जब स्वाइन फ्लू आता है, तब कोरोना की पुनरावृत्ति पुनः हो सकती है। और सरकार और आयुष मंत्रालय का एक ही काम है, क्योंकि स्वास्थ्य व्यक्तियों का अपना सब्जेक्ट है। जैसे हम अपने आप नहाते हैं, अपने आप कपड़े पहनते हैं, अपने आप खाना बनाते हैं, तो आयुष मंत्रालय को और सरकार को एक ही चीज है कि लोगों में जागरूकता पैदा करें कि वो तंदुरुस्त रहे। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे देश की 80% औरतें खून की कमी से पीड़ित हैं। जो खून की कमी से पीड़ित हैं, उनकी रोग प्रतिरोधक शक्ति भी कम होगी। तो सरकार को अपने प्रोग्रामों को केवल बैठकों और मीटिंग तक सीमित न करके उन्हें धरातल स्तर पे करना चाहिए। जब आप पिछले 70 साल में अनीमिया जैसी चीज को कम नहीं कर पाए हैं, तो आप इम्यूनिटी कैसे बढ़ा देंगे? तो मैं यही चाहूंगा कि सरकार को बातें कम करना चाहिए, काम ज्यादा करना चाहिए। सरकार को और आयुष मंत्रालय को लोगों में जन चेतना, स्वास्थ्य के प्रति चेतना करने चाहिए, और जो लोग तंदुरुस्त रहते हैं उनको इंसेंटिव देना चाहिए। अभी तक सरकार की पॉलिसी है कि बीमार पड़ने पर इलाज कराने के लिए बीमा पॉलिसी का एडवांटेज देती है। मैं चाहता हूं कि सरकार जो लोग तंदुरुस्त हैं उनको इंसेंटिव दे, जिससे कि वो लोग ज्यादा से ज्यादा तंदुरुस्त रहने में खर्चा करें। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे जो आदमी पड़ता है उसको 40,000 रुपए का लाइफ वो हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए इनकम टैक्स में छूट मिलती है। मैं कहूंगा कि अगर आप तंदुरुस्त रहेंगे तो आपको 50,000 रुपए की इनकम टैक्स में छूट मिलेगी, अगर आपने बीमार पड़ने पर कोई इलाज नहीं कराया। तो आदमी तंदुरुस्त रहने में खर्चा करेगा। तो ये जरूरी है। तो सर, आपको जब भी सुना हो तो एक नई चेतना का सृजन होता है सर। तो आप संवाद में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। फिर से शुक्रिया, आपने मुझे आमंत्रित किया और मुझे अपने विचारों को प्रकट करने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार।